गुड मॉर्निंग। पीछे के चैप्टर में हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े थे। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं अपकिरण के। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अपकिरण क्या होता है? देखो, सेंट्रल टेंडेंसी से तो आपको केंद्र की प्रवृत्ति का पता लगता है। जो अपनी सीरीज है वो केंद्र में कहाँ पे स्थित है, ये सब चीजें तो आपको केंद्रीय प्रवृत्ति से पता लग जाएगा। लेकिन अपनी श्रेणी में बिखराव कितना है, फैलाव कितना है, हमारी श्रेणी कितनी फैली हुई है, बिखराव कितना है, ये सब चीजें आपको यदि जाननी है तो आपको मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन पढ़ना पड़ेगा, अपकिरण के माप पढ़ने पड़ेंगे। उन्हीं से आपको पता लगेगा कि आपकी श्रेणी में फैलाव कितना है, बिखराव। तो अपकिरण के कौन कौन से माप अपने को मुख्य रूप से पढ़ने हैं? तो मुख्य रूप से एक पढ़ना है अपने को विस्तार, रेंज। दूसरा पढ़ना है अपने को अंतर चतुर्थक विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। तीसरा पढ़ेंगे चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। चौथा पढ़ेंगे हम माध्य विचलन। मीन डेविएशन। और पांचवा पढ़ेंगे हम प्रमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पांच तो पढ़ने हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि डिस्पर्सन के जितने मेजरमेंट होते हैं उनके दो माप होते हैं। एक निरपेक्ष माप होता है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, जो इकाई में व्यक्त होता है, और एक सापेक्ष माप होता है, रिलेटिव मेजरमेंट। ये आपके प्रतिशत में या पॉइंट में व्यक्त होता है। और जब भी कभी दो श्रेणियों के बीच में तुलना करनी हो ना, तो तुलना हमेशा सापेक्ष माप से होती है। सापेक्ष माप का दूसरा नाम होता है कोफिशिएंट, गुणांक। ठीक है ना? जब भी आपको कोफिशिएंट या गुणांक पूछे प्रश्न में, तो आपको समझ जाना है कि भी आपको सापेक्ष माप पूछा गया है, तो फिर आपको सापेक्ष माप के हिसाब से उसको हल करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विस्तार, रेंज। रेंज देखो बहुत ही इजी सा काम है, कुछ भी नहीं है इसमें। रेंज का फॉर्मूला होता है अपना h माइनस एस। h का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू, मतलब श्रेणी की हाईएस्ट मूल्य क्या है श्रेणी में, और s का मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य क्या है। और यही यदि रेंज का कोफिशिएंट पूछ ले, आपको गुणांक पूछ ले, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू h माइनस एट बटा में h प्लस एस। बस इतना ही काम करना होता है। तो बहुत ही आसान है रेंज। कोई भी श्रेणी आए तो आप उसमें रेंज कैलकुलेट करो और कोफिशिएंट कैलकुलेट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, x दिया हुआ है आपको 30, 16, 46, 57 और 66। अब आपको पूछ लिया कि भाई इसमें रेंज क्या है, विस्तार क्या है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू इसमें 66 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 16 है।
रेंज हो गई, विस्तार हो गया 50 का, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बटा में हाईएस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, मतलब 66 माइनस 16 बटा में 66 प्लस 16। तो आंसर निकालेंगे तो आएगा 0.61। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज, विस्तार का गुणांक। ये तो जैसे व्यक्तिगत श्रेणी थी। अब मान लो खंडी श्रेणी आ जाए, जैसे यही मान लो आ जाए 16, 30, 46, 57, 66 और खंडित में फ्रीक्वेंसी भी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ये है ना। तो विस्तार यदि आपको निकालना है ना, तो विस्तार के लिए फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, विस्तार तो x से ही निकलेगा, तो सेम ऐसे ही निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अखंडित आ जाए, मान लो श्रेणी ग्रुप आ जाए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसमें भी x से ही मतलब है, ग्रुप से ही मतलब। हाईएस्ट क्या है 40, लोवेस्ट क्या है 0, उससे आप निकाल। फ्रीक्वेंसी का कोई रोल नहीं होता है विस्तार में, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पहला मूल्य तो हुआ अपना विस्तार। विस्तार के बाद में दूसरा मूल्य लेते हैं, दूसरा जो अपकिरण का माप है अपना, अंतः चतुर्थक विस्तार। इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। अब मुझे इसके क्वेश्चन कराने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि पिछले चैप्टर में मैंने आपको Q3 निकालना भी सिखाया था, Q1 निकालना भी सिखाया था। अब चाहे कोई श्रेणी आ जाओ, व्यक्तिगत आ जाए, खंडित आ जाए या अखंडित आ जाए, तो Q3 Q1 दोनों आपको निकालने आते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा हल, बस निकल जाएगा चतुर्थक विचलन। उसी प्रकार से चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटा 2। तो इसके भी क्वेश्चन कराने की मुझे जरूरत कहाँ है, प्रैक्टिस आप लोग करनी है आप लोगों को। तो Q3 निकालना आता है, Q1 निकालना आता है। और यदि कोफिशिएंट निकालना हो क्वार्टाइल डेविएशन का, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बटा Q3 प्लस Q1। तो ये भी आप कर सकते हो, तो इनको तो कराने की जरूरत नहीं। मेनली इस चैप्टर में दो चीजें हैं अपने पास, एक माध्य विचलन है और एक प्रमाप विचलन है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो आपको आती है। तो अब सबसे पहले हम माध्य विचलन स्टार्ट करते हैं, मीन डेविएशन। देखो, माध्य विचलन, मीन डेविएशन। माध्य विचलन का सिंबल जो होता है, साइन, ये होता है, इस तरह से लिखते हैं। माध्य विचलन जो है वो मीन, मीडियन और मोड तीनों से निकाला जा सकता है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आप हमेशा मीडियन से निकालोगे माध्य विचलन। अब माध्य विचलन के फॉर्मूले क्या होते हैं, आपके व्यक्तिगत खंडित दोनों श्रेणियों में फॉर्मूले लिख लेंगे हम। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित व्यक्तिगत श्रेणी में ये माध्य विचलन का साइन है। देखो, यदि आप माध्य विचलन x बार से निकाल रहे हो तो ऐसे लिखोगे, माध्य विचलन फ्रॉम x बार, ठीक है ना। तो फॉर्मूला होता है सिग्मा dx अपॉन। अब dx तो आपको समझ में आता है, मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालते हैं। लेकिन ये दो लाइनें किस चीज की है हमने, लाइनें इस बात की है, इन दो लाइनों का मतलब है कि भाई नेगेटिव संख्या आए ना कोई, तो उसके माइनस के चिन्ह को इग्नोर करना है, आप उसको प्लस का ही मानना।
मान लो आप मीडियन से निकाल रहे हो तो सिग्मा dx अपॉन n, तो फॉर्मूला तो सेम ही है आप लोगे, लेकिन ये जो dx निकलेगा ये मीडियन से निकलेगा, ये जो dx निकलेगा ये x बार से निकलेगा, और z से निकाल रहे हो तो अभी फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये जो निकलेगा वो z से। अखंडित व खंडित श्रेणी में फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला तो यही रहेगा, केवल सिग्मा f से गुणा और करना है dx को और बटा n, और dx किससे निकालना है, यदि माध्य से निकाल रहे हो तो x बार से निकालना है, मध्यिका से निकाल रहे हो तो मीडियन से निकालना है, और मोड से निकालना है तो मोड से। ये मेन डेविएशन के फॉर्मूले होते हैं। अब कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। देखो, हालांकि ये तो प्रत्यक्ष रीति है, इसकी शॉर्टकट रीति भी होती है, लेकिन नाम ही शॉर्टकट है, वो एक्चुअल में लॉन्ग होती है ना। तो आप इसी से कर लेना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से करने की जरूरत भी नहीं है। अपने को एग्जाम में कभी ऐसा नहीं कहेगा कि प्रत्यक्ष विधि से करो या आपके शॉर्टकट से करो, आप अपनी इच्छा से किसी भी विधि से कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं व्यक्तिगत श्रेणी का, x दिया हुआ है आपको 5, 9, 12, 16, 20, 25, 31 और 24, ये x दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, आप किससे निकालना चाहते हो, x बार से या मीडियन से। क्वेश्चन में जैसा हुआ है उसी से निकालेंगे, लेकिन कुछ नहीं लिखे तो मीडियन से निकालना है। तो पहले तो आप x बार से निकालना चाहते हो, मान लो, तो x बार से निकाल लो। x बार से निकालेंगे तो सबसे पहले x बार निकालना। x बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x बटा n। तो इसे x की टोटल करेंगे हम, x की टोटल है 152, 152 बटा n कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 152 बटा 8, तो ये आ जाएगा आपके 19। तो x बार कितना आया, 19। अब आपको यहाँ पे dx निकालना है, x माइनस x बार करके, x में से x बार घटाएंगे तो dx आएगा। तो 5 में से 19 घटाएंगे, माइनस का 14 होता है ना, लेकिन मैंने आपको बताया माइनस का इग्नोर करना है आपको यहाँ पे, तो माइनस को भूल जाओ, खाली 14 नहीं। 9 में से 19 घटाएंगे 10, 12 में से 19 घटाएंगे 7, 16 में से 19 घटाएंगे 3, 20 में से 1, 25 में से 6, 31 में से 12 और 34 में से 15। अब इस dx की टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस dx की टोटल आ रही है आपके 68। अब आप मेन डेविएशन का फॉर्मूला लगाओगे, मेन डेविएशन फ्रॉम x बार से निकाल रहे इसलिए फ्रॉम x बार इज इक्वल टू सिग्मा dx बटा n। सिग्मा dx 68 आया है और n अपना 8 है, तो 68 बटा 8 करेंगे तो अपने आंसर आ जाएगा 8.5। अच्छा, इसका कोफिशिएंट भी निकलता है। कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम x बार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जितना मीन डेविएशन निकाला है ना आपने, और अपॉन x बार, बस। मीडियन से करेंगे तो अपॉन मीडियन। मीन डेविएशन हमने निकाला है, देखो 8.5, x बार निकाला था 19, तो कोफिशिएंट आ गया 0.45, बस हो गया। इसी तरह से मान लो मीडियन से निकालना हो, अभी तो हमने x बार से निकाला, अब यही क्वेश्चन मान लो मीडियन से हल करना हो तो मीडियन से भी हल हो जाएगा। मीडियन से हल करने के लिए पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 बटा 2 आइटम, n 8 है तो 8 प्लस 1 बटा 2, 4.5वां पद। 4.5वां पद क्या है, 1, 2, 3, 4, 4 पे 16 है, 5 पे 20 है, तो 4.5 मतलब बीच में 18 आएगा। मीडियन यहाँ आ जाएगा अपना 18। अब मीडियन 18 आ गया है तो dx निकालेंगे, x माइनस मीडियन। x बार से निकाल रहे थे तो x माइनस x बार, मीडियन से निकाल रहे तो x माइनस मीडियन। 5 में से 18 घटाएंगे तो 13 माइनस का होता है, लेकिन माइनस को इग्नोर करना है तो मेरे को प्लस लिख देंगे।
9 में से 18 लेस करेंगे 9, 12 माइनस 18 6, 16 माइनस 18 2, 20 माइनस 18 2, 25 माइनस 18 7, 31 माइनस 18 13 और 34 माइनस 18 16। इसकी टोटल कर लेंगे तो टोटल आ गई इसकी 68। और बाई चांस इसकी भी टोटल 68 ही आ गई, एक्स बार वाले भी 68 आ रही थी, इसकी भी, ये तो चलो बाई चांस आ रही है, कोई आएगी नहीं हमेशा ऐसे टोटल। अब आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, सिग्मा dx अपॉन n। सिग्मा dx 68 है और n 8 है, तो आंसर तो इसका सेम ही आ जाएगा अपना 8.5, ठीक है। लेकिन मान लो इसका आपको कोफिशिएंट निकाल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो फॉर्मूला हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमने निकाला था 8.5 अपॉन मीडियन है अपना 18 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आपके आंसर आ जाएगा 0.47, ये कोफिशिएंट है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में मीन डेविएशन इस तरह से निकालना है, ठीक है। थैंक यू।